गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। जियोग्राफी की हमारी आज क्लास चल रही है जिसमें जलवायु पर ही हमको आज चर्चा करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में आपको बताया था कि शीत ऋतु में दो प्रकार के हवाओं से वर्षा होती है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से हवा होती है और एक पश्चिमी विक्षोभ से होता है। वो वाला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था। आज अपने को चर्चा करना है दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर। क्लियर है? सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको जाननी होंगी वो ये है, एकदम फैक्चुअल चीज है, ये आपको पता भी होगा कि जो हमारा स्थल है ना, जो हमारी चट्टानें होती हैं, जो हमारे स्थल खंड होता है वो सागर की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वही सागर का जो पानी है, सागर मीन्स पानी की बात कर रही हूं मैं, ठीक, वही जो पानी है उसको गर्म होने में काफी टाइम लगता है और जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा भी होता है। ये वास्तविकता है। क्या बोले अभी मैं? जो पानी है, जो जल है, वो स्थल की तुलना में लेट में गर्म होता है और उतना ही लेट में ठंडा भी होता है। कैसे पता चलेगा आपको? तो इसका एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे? तो देखिए, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, उस टाइम पर आप क्या करिए, ग्रीष्म ऋतु में जिस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एकदम धूप के समय, समझ लो 12 बजे, ठीक, वो एकदम फैक्चुअल टाइम होता है। 12 बजे मान लो आप अपने छत में ले जाकर किसी बर्तन में पानी रख दीजिए, ठीक है, 1 घंटा उसको वहीं पे छोड़ दो। 1 घंटा बाद जाकर आप देखेंगे उस पानी को टच करना, वो पानी उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना वहां आसपास का एरिया, जो वहां का फर्श है, वो गर्म हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा स्थल है, जो हमारा फर्श है, जो हमारी चट्टान है, वो पानी की तुलना में ज्यादा जल्दी गर्म होती है और वहीं पानी स्थल की तुलना में लेट से गर्म होता है और उतना ही लेट से ठंडा भी होता है। ये चीज आपको पता पहले होनी चाहिए क्योंकि जलवायु अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आते हैं अपन चैप्टर की तरफ। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक, बीच से जो रेखा काटती है उसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये विषुवत रेखा कहा जाता है। तो जो हमारी विषुवत रेखा है ना, वो महासागर से होते हुए बहती है। महासागर से होते हुए बहती है मतलब विषुवत रेखा अधिकतर भाग जो है पानी के ऊपर से ही बहता है। कैसे समझेंगे? जैसे कि सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर पड़ जाएगा, फिर अटलांटिक महासागर पड़ जाएगा, फिर हिंद महासागर पड़ जाएगा। लाइन से एकदम महासागर के ऊपर से जो विषुवत रेखा है वो प्रवाहित होती है। फिर क्या होता है, जो सूर्य है वो साल भर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। ये मैंने आपको बताया है। 22 मार्च एग्जैक्ट डेट इसका जो है वो है 22 मार्च। 22 मार्च को जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। जैसे ही 22 मार्च से 23 मार्च होगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरायण होने लगती हैं। समझ आया? मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर साल भर पड़ती है, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच क्या करते रहती है? लंबवत विचलन करते रहती है। इस वजह से विषुवत रेखा पर पूरे साल सूर्य की गर्मी पड़ती है। लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है 22 मार्च। 22 मार्च को सूर्य की किरणें सिर्फ विषुवत रेखा पर पड़ती है। क्लियर है? तो पूरा विषुवत रेखा पर पड़ता है। 22 मार्च के बाद जैसे ही 23 मार्च का दिन आता है, तो 23 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो उत्तरायण होने लगती है। उत्तरायण होने लगती है मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगती है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो 22 मार्च के बाद 23 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो ऊपर जाने लगती है, उत्तरायण होने लगती है। तो जैसे ये उत्तरायण होने लगती है मतलब हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत में गर्मी प्रारंभ हो जाता है, ठीक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्थल खंड है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरण है वो 23 मार्च को जैसे ही उत्तरायण हुई, यहाँ पर पहुंची, उत्तरी गोलार्ध गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा उत्तरी गोलार्ध हमारा जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमोत्तर भारत की मैं बात करूँ जिसमें पाकिस्तान वगैरह सब आता है, बांग्लादेश सब आता है। गोलार्ध की बात कर रही हूँ ना मैं, उसमें सब आ जाता है क्योंकि सब भारत का ही तो हिस्सा है। पाकिस्तान भी भारत से होकर अलग हुआ है और बांग्लादेश भी भारत से ही अलग हुआ है। तो क्या है, जलवायु कभी भी राजनीतिक सीमा नहीं देखती है कि कौन सी भारत का सीमा है, कौन सा पाकिस्तान का सीमा है। जलवायु ये सब देखेंगी। मौसम को ये पता होगा क्या कि मैं सिर्फ भारत में जाकर बरसूं, पाकिस्तान में मुझे नहीं बरसना, ऐसा नहीं होता है। जलवायु कभी राजनीतिक सीमाएं नहीं देखती है, वो तो बस अपना आवरण देखती हैं। तो वही है, जैसे ही 22 मार्च होता है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं। 22 मार्च के बाद जैसे ही 23 मार्च का दिन आता है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध इंतजार नहीं करता कि कब सूर्य की जो रोशनी है वो कर्क रेखा पर पड़े। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है।
तो ये जो है सूर्य की रोशनी उत्तरायण हो रही है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रही है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब सूर्य की किरण जो है पूरी तरह से कर्क रेखा पर पड़ेगी। कब पड़ती है कर्क रेखा पर? 21 जून को पड़ता है। मैं ऑलरेडी ये चीज आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर कब आती है? मकर रेखा पर कब आता है सूर्य का किरण? 22 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य की किरण जो है 22 मार्च के बाद 23 मार्च को उत्तरायण होती है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। ये इंतजार नहीं करता कि कब सूर्य की किरण 21 जून को कहाँ है, कर्क रेखा पर आए तब हम गर्म हो, ऐसा नहीं। स्थल बहुत तीव्र गति से गर्म होता है, तो ये जो है गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो देखो 23 मार्च को जैसे ही उत्तरायण हुआ है, सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध गर्म होना प्रारंभ हो गया। अब मई के आते आते इतना ज्यादा ये गर्म हो जाता है कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन स्थित हो जाता है, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और यह जोन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि हिंद महासागर से वो नमी को खींचने में समर्थ हो जाता है। मतलब यहाँ पर का ताप इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है, मई के लास्ट तक इतनी ज्यादा उनमें पावर आ जाती है कि वो यहीं से हिंद महासागर से सीधा नमी को खींच सकता है, इतनी उसमें ताकत आ जाती है। ठीक है, इतना ज्यादा वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब यहाँ पर ताप ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर की जो भूमि है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तभी तो ताप ज्यादा होता है। और जब ताप ज्यादा होता है तो क्या होता है, वहां पर का जो भूमि है, वहां पर का जो जल है वो गर्म होकर भाप बनकर उड़ने लगता है। तो भाप बनकर जैसे ही ऊपर उड़ता है वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। उसी को मैं बता रही हूँ लो प्रेशर जोन। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र जैसे ही बनेगा क्या होगा, वो क्षेत्र खाली हो जाएगा और उस क्षेत्र को भरने के लिए फिर उत्तर की साइड से और दक्षिण की साइड से हवाएं चल पड़ती हैं। मैंने आपको बताया है जिसे क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो जैसे ही पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ पर क्या स्थापित हो जाता है, ITCZ स्थापित हो जाता है, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का जैसे ही क्षेत्र बनता है दोनों गोलार्धों से हवाएं चल पड़ती हैं। तो जैसे दक्षिण गोलार्ध से जो हवा आती है, दक्षिण गोलार्ध में किधर से हवा आती है, दक्षिण पूर्व दिशा से हवा जाती है। मैंने बताया यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ITCZ स्थापित हो गया है। अब यहाँ पर निम्न क्षेत्र बन गया, यहाँ पर को हमको भरना है, खाली हो गया है क्षेत्र, तो दक्षिण गोलार्ध की जो हवा आएगी वो इस दिशा से आएगी। और ये कौन सी दिशा है, देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा है वो, ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण गोलार्ध से दक्षिण पश्चिम दिशा से ये हवाएं चल पड़ती हैं इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। जैसे कि नियम मैंने बताया था, फेरल का क्या नियम था कि जो व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं वो हमेशा अपने बाईं ओर चलती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध से आती हैं वो हमेशा अपने दाईं ओर चलती है। तो समझेंगे, जैसे ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध से जो हवा आ रही है, तो जब तक ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित हो रही है तब तक तो वो अपने बाईं ओर प्रवाहित होगी। लेकिन जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध में जाते साथ वो सीधा दक्षिण की दिशा में मुड़ जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा ये जो पवने हैं वो अभी कौन सी दिशा में बह रही हैं, बाईं दिशा में बह रही है, दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है और बाईं दिशा में बह रही है जब तक ये दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन जैसे ये पवने उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो ये अपने बाईं दिशा में मुड़ जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि फेरल का नियम बोलता है ना, उत्तरी गोलार्ध में पवने हमेशा अपने बाईं दिशा में चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा पवने अपने दाईं दिशा में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने बाईं दिशा में चलती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं दिशा में चल रही है, दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो नियम के अनुसार वो किधर मुड़ जाएगा, अपने दाईं दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि मुड़ गया। अब ये दाईं दिशा में हवाएं मुड़ने के बाद सीधे हिंद महासागर होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। इन्हीं को व्यापारिक पवने कहा जाता है और इन्हीं को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। तो जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ आकर पश्चिमी घाट से टकराती हैं, पश्चिमी घाट से टकराकर 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही यहाँ आती है 1 जून को केरल के मालाबार तट पर क्या करती हैं, वर्षा कर देती हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मानसून है इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये ग्लोब है हमारा, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। दक्षिण पश्चिम हवाएं किधर से आ रही हैं, इस दिशा से आ रही हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, पूरा पश्चिमी घाट है, मतलब पश्चिम साइड पर जितने भी पर्वत पठार है उसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो जैसे ये जो हवाएं हैं वो पश्चिमी घाट से टकराती हैं, पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के
मालाबार तट पर वर्षा कर देती है। और ये एंटर कब कर रही है मालाबार तट पर? 1 जून को। डेट भी याद रखेंगे, 1 जून को ये केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। क्लियर? क्यों होती है? क्योंकि देखो 1 जून को ये केरल के मालाबार तट पर वर्षा करेगा, फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक इस वर्षा को फैलने में सिर्फ 22 जुलाई तक का टाइम लगता है। 22 जुलाई तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप तक ये वर्षा कर चुकी होती है। लेकिन समझेंगे वर्षा का जो ऋतु है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है वो 1 जून से प्रारंभ होता है और 15 सितंबर तक चलता है। ठीक, अलग अलग जगह पर होगा लेकिन पूरा 15 सितंबर तक वर्षा की ऋतु चलती है। और 1 जून से जो वर्षा प्रारंभ होती है वो 15 सितंबर तक केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती ही होती है, 1 दिन 2 दिन गैप कर करके, लेकिन पूरा 15 सितंबर तक केरल के मालाबार तट पर वर्षा होगी ही होगी। इसी कारण से सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो केरल के मालाबार तट पर पाया जाता है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलने में 22 जुलाई का इसको टाइम लगता है। वर्षा होती कब से है? 1 जून से प्रारंभ होगी और 15 सितंबर तक यह वर्षा चलने लगती है। ठीक है, और लगातार होते रहती है। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, हमारे भारत के 90% एरिया पर वर्षा होती है। मतलब सबसे ज्यादा वर्षा हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है ना। ये क्लियर है आप लोगों को किस प्रकार से होता है? इसकी क्रिया विधि भी हम समझ चुके हैं कि कौन कौन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है और किस किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो दक्षिण पश्चिम के साइड से व्यापारिक पौने आते हैं वो कैसे भारत में एंटर करती है वो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर रही थी। तो समझ आ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा करती है और 15 सितंबर तक यहाँ वर्षा होते रहती है। इसी कारण से यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा पाया जाता है। समझेंगे जब ये पौने पश्चिमी घाट से टकराती है, पश्चिमी घाट मतलब पश्चिम घाट में जितनी भी पहाड़ियां उससे टकराती हैं, तो जो हवाएं हैं, जैसे समझेंगे इधर से हवा आ रहा है, यहाँ पर पहाड़ है, ठीक, अब ये हवा जाकर के उस पहाड़ से टकराएगी तो क्या होगा? वो हवाएं इधर उधर नहीं फैलेंगी। बहुत लोगों के माइंड में यही चल रहा था कि पहाड़ जो है, पहाड़ से जब हवा टकराएगी तो हवा इधर उधर बिखर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये हवाएं आएंगी और जैसे ही वो पहाड़ से टकराएंगी वो सीधा पहाड़ के समानांतर ऊपर उठने लगती है। ठीक है, जैसे ही पहाड़ से टकराएगी वो इधर उधर नहीं फैलेगी, उस पहाड़ के समानांतर ऊपर उठने लगती है और जितनी ऊपर उठती है वो, ठीक है, जितना ऊपर जाते जाती है धरातल से, उसका जो तापमान है वो कम होते जाता है, उसकी आर्द्रता बढ़ती जाती है। ठीक, तो जितना ही वो ऊपर जाएगी, इसे टकराएगी, जैसे हवा आ गया, यहाँ पर पश्चिमी घाट हमारा है, तो इसके समानांतर ऊपर उठते जाएगी, जितना ही ऊपर हो जाएगी उसका जो तापमान है वो कम होता जाएगा और आर्द्रता उसकी बढ़ती जाएगी। तब जब एकदम ऊंचाई पर वो चली जाती है तो ये जो नमी ग्रहण की होती है उस नमी को इन्हीं पर्वतीय घाट के तटों पर, इनकी ढालों पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। नमी छूटते जाती है, जैसे ही नमी छूटते जाती है पहाड़ों के ढालों पर वर्षा होते जाती है। तो इस प्रकार से ताप का ह्रास होता है, मतलब जैसे जैसे जो हवाएं हैं वो पहाड़ों की चोटी के समानांतर ऊपर उठते जाती है, उनके तापमान में कमी होते जाता है। तापमान में कमी होते जाता है मतलब ताप का ह्रास होते जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक ताप ह्रास कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ताप ह्रास, एडियाबेटिक ताप ह्रास कहा जाता है। तो समझ आया एडियाबेटिक ताप ह्रास क्या होता है? जैसे ही जो आर्द्र हवाएं हैं वो पर्वतों से टकराती हैं, टकराने के बाद वो पर्वतों के समांतर क्या होने लगती है? ऊपर उठने लगती हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसके तापमान में कमी आने लगता है और ऊपर वाली जो जलवायु है वो ठंडी होती है, क्योंकि वहां से उसकी आर्द्रता बढ़ते जाती है और तापमान का ह्रास होने लगता है। जो तापमान का जो ह्रास होता है उसको क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक ताप ह्रास कहा जाता है। और वो जो है जो नमी पकड़े रहती है उनको उन्हीं पर्वतों के ढालों पर छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक ताप ह्रास। इस प्रकार से जो वर्षा है वो होती है, पहाड़ों से टकरा के इधर उधर नहीं फैलती है, वो सीधा ऊपर उठती है और पर्वतों के ढालों पर जो नमी उन्होंने धारण किया होता है उसको छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के 90% भाग पर वर्षा होती है। अब समझेंगे जो हमारा भारत है उसका जो दक्षिण वाला साइड है उसमें ज्यादा मात्रा में
पर्वत पहाड़ पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण वाले साइड पे बहुत ज्यादा मात्रा में पर्वत पहाड़ पाया जाता है। और वहीं उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में स्थल खंड ज्यादा है, दक्षिण भारत में पर्वत पठार ज्यादा है, तो उत्तर भारत में क्या है, स्थल खंड ज्यादा है। इसी कारण से नीचे वर्षा ज्यादा होती है। जो वर्षा है ना, जो पर्वत है, वही वर्षा का वितरण निर्धारित करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ज्यादा पर्वत होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी। क्लियर, ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिस एरिया में पर्वत पठार ज्यादा होंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत ज्यादा होंगे, उस एरिया में वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि हवा अपने गति से नमी धारण करके आ रही है, पहाड़ से टकराएगी। पहाड़ जितना ऊंचा होगा उतना ऊंचा तक उसको उसके समानांतर जाना है। तो जब ज्यादा ही ऊंचा रहेगा, देखेंगे दक्षिण भारत में जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हमारी फैली हुई हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी हो गया, हमारा नीलगिरी पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है, ये सब यही तो है। तो उस पर्वत से टकराकर उसके समानांतर ऊपर उठते जाती है। जैसे ही ऊपर उठते जाती है, ताप में कमी आते जाता है और उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ी मतलब नमी उसने जो ग्रहण किया वो अब उसको छोड़ना है, तो नमी को छोड़ता है, तो उस पर्वत के जितने भी ढाल हैं, जो तट है, उन पर फिर बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ आया किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है। ठीक, अब यहां से एक चीज समझेंगे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी भी दो शाखाएं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून तो समझ आ गया अपने को, दक्षिण पश्चिम मानसून की भी अपनी दो शाखाएं होती है। एक शाखा को कहा जाता है अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और एक को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है समझेंगे। अरब सागर किधर है ये तो पता है, इस साइड पे जो है उसको अरब सागर कहा जाता है, इस साइड पर जो है उसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, और नीचे में जो है उसको हिंद महासागर कहा जाता है। सबको इतना पता है। अब समझेंगे, जो हवाएं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वो हवा की शाखा जो अरब सागर को क्रॉस करते हुए बहती है, अरब सागर से होकर बहती है, उसको क्या कहा जाता है, अरब सागर शाखा कहा जाता है। और वह हवा जो बंगाल की खाड़ी से होकर बहती है, उसको बंगाल की खाड़ी का शाखा कहा जाता है। और ये दोनों ही किसकी शाखाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा कौन सी ऋतु में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु में किस मानसून से वर्षा होती है, तो याद रखेंगे शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है और एक पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है। ये सारा कुछ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एग्जाम के टाइम में रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये चीज आपके माइंड में एकदम से सेट होना चाहिए कि हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून चलती कब है हवा, शीत ऋतु में चलती है, क्योंकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। ठीक, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है पूरे 90% क्षेत्र पर, वो ग्रीष्म ऋतु में चलता है और भारत में एंटर कब करता है, 1 जून को। कहाँ, केरल के मालाबार तट पर। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा भारत उपमहाद्वीप तक फैलने में उसको 22 जुलाई लग जाता है। वर्षा का मौसम 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक माना जाता है। जून में स्टार्ट होकर जो केरल है, मालाबार तट है, वहां सितंबर तक बारिश होती है। इस कारण से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा केरल के मालाबार तट पर पाया जाता है। जैसे जैसे ये वर्षा ऊपर उठते जाती है, मतलब नीचे में क्या है, केरल है, केरल से ऊपर जाएंगे गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, जैसे जैसे पश्चिमी घाट में ऊपर की ओर उठते जाते हैं, यह जो वर्षा है यह कम होते जाता है। सबसे पहले मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे गोवा पहुंचेंगे, उसके बाद फिर गुजरात पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे। तो जो वर्षा का तीव्रता है ना, वर्षा का जो मात्रा है उसमें कमी होते जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में उत्तर क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा पर्वत पठार पाया जाता है। उत्तर क्षेत्र मतलब हिमालय नहीं चले जाना है आपको, मैं कहाँ के उत्तर की बात कर रही हूँ, पश्चिमी घाट के उत्तर की बात कर रही हूँ। ये वाला जो एरिया है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो एरिया है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो जब तक वर्षा यहाँ है, केरल में है, ठीक है, केरल के बाद कर्नाटक, तब तक जो वर्षा है वो बहुत तीव्र गति से होगी। क्यों, क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र की अपेक्षा यहाँ ज्यादा पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इस कारण से
पश्चिमी घाट के दक्षिण साइड पर ज्यादा वर्षा होता है, लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तर साइड पर वर्षा का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें समझेंगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दक्षिण के साइड पर ज्यादा बड़े बड़े पर्वत पहाड़ चोटियां हैं, अन्नामलाई पर्वत हो गया, नीलगिरी हो गया, इनकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे, गोवा, महाराष्ट्र तक पहुंचोगे, पहाड़ों की ऊंचाई में कमी होने लगती है। तो जो पहाड़ जितना ज्यादा ऊंचा होगा वर्षा भी उतनी ही होगी, और जितना कम होगा वर्षा उतनी कम होगी। क्लियर है? बस इतना सा चीज है। दक्षिण पश्चिम मानसून को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। एक हमारा अरब सागर, जो हवाएं अरब सागर से होकर बहती हैं उसको अरब सागर शाखा कहा जाता है, और जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर बहती हैं उसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है। क्लियर? और दोनों ही दक्षिण पश्चिम मानसून की ही शाखा है। अब समझेंगे, जो केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है, मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से, वो कौन सी शाखा से होती होगी? तो वो अरब सागर की शाखा से होती है, क्योंकि इस साइड पे हो रहा है ना। तो वो जो वर्षा है वो अरब सागर शाखा से होता है। तो सबसे पहले अरब सागर शाखा क्या करती है? इस प्रकार से अरब सागर शाखा ऐसे प्रवाहित होता है ना। अरब सागर जो शाखा है पहले वो केरल के मालाबार तट पर जाती है 1 जून को, और वहां खूब बारिश करती है। ठीक, उसके बाद बारिश करके फिर वो ऊपर उठते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, पूरा पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र पर वो वर्षा करता है। पश्चिमी घाट के जितने भी पर्वत हैं उनसे टकराकर वहां वर्षा कर लेता है। यहाँ वर्षा करने के बाद जो अरब सागर की एक शाखा है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो अरब सागर की जो एक शाखा है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जो भ्रंश घाटी है उसमें प्रवेश कर जाती है। देखिए, ये अरब सागर की एक शाखा है, वो सीधे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो भ्रंश घाटी है उसमें प्रवेश कर जाती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी मतलब समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, जमीन के नीचे जब ये जमीन नीचे धंस जाती है, ठीक, कई कई एरिया आता है ना, जैसे जमीन है लेकिन वो नीचे धंस चुकी होती है जमीन, तो उस एरिया में भी जब नदी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, तो उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। मतलब ऐसे एक रोड है, समझो समांतर रोड है, ठीक है, और कहीं पर क्या होगा, वो जो रोड है वो ऐसे नीचे धंस जाएगा, मतलब ऐसे नाली नुमा जो संरचना बन जाती है, उस नाली नुमा संरचना से जब वो पानी प्रवाहित होने लगती है तो उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्लियर है? जिसमें जमीन नीचे धंस जाएगी तो नाली नुमा संरचना बन जाएगा ना, आकार छोटी पड़ जाएगी तो एक नाली का रूप ले लेती है, उसमें से जो नदी प्रवाहित होती है उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्लियर? तो जो अरब सागर की एक शाखा है वो तो पश्चिमी घाट पर वर्षा कर ही रही है, उसके बाद अरब सागर की एक शाखा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो जाती है, और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर वो कहां पहुंच जाती है? सीधे अमरकंटक के पठार पर भी वर्षा कर देती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट पर वर्षा करती है, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है, वर्षा करते करते फिर वो अमरकंटक तक पहुंच जाती है। अमरकंटक पहुंचने के बाद क्या होता है? ये अमरकंटक तो पहुंच गई, यहाँ जाकर फिर वर्षा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अरब सागर की एक शाखा क्या करती है? ये जो पश्चिमी घाट में वर्षा कर रही थी वो सीधे पहुंच जाती है गुजरात। यहाँ पर वर्षा करते करते गुजरात पड़ेगा लाइन में, उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो उत्तर में क्या होता है? जो गिर और मांडवी की पहाड़ी है, मांडव की पहाड़ी कहा जाता है उसको, एक जो अरब सागर की शाखा है वो गुजरात में आगे बढ़ेगी। गुजरात में आगे बढ़ती है तो वहाँ गिर और मांडव की पहाड़ियाँ हैं, वहां से जब वो हवा टकराती है, गिर और मांडव की पहाड़ी से जब वो हवा टकराती है तब क्या होता है? तो फिर वही सेम सिचुएशन हो जाता है, पहाड़ से टकराने के बाद वहां भी वर्षा कर देती है। हालांकि जो गुजरात है वो सूखा प्रदेश माना जाता है, वहां ज्यादा वर्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? गिर और मांडव की जो पहाड़ियां हैं वहां से जब ये अरब सागर टकराती है तो इस क्षेत्र में वर्षा कर देती है। तो जिस क्षेत्र में वर्षा करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सौराष्ट्र क्षेत्र कहा जाता है। पूरे गुजरात में नहीं, लेकिन जहाँ पर गिर और मांडव की पहाड़ियां हैं वहां पर ये वर्षा कर देती है। क्लियर है? सौराष्ट्र क्षेत्र में ये वर्षा कर देती है। उसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ पर वर्षा करने के बाद वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती तो यहाँ पर हमारा आता है राजस्थान वाला क्षेत्र। उत्तर की ओर जब आगे बढ़ती है ये हवा तो राजस्थान वाला क्षेत्र आता है। तो राजस्थान का जो गुरु शिखर है, राजस्थान में अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर की ऊंची चोटी से ये हवाएं टकरा जाती है। अरब सागर की जो शाखा है वो गुरु शिखर से टकरा जाती है। ये देखिए इस प्रकार से गुरु शिखर की चोटी है। गुरु शिखर की चोटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में
माउंट आबू में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी से टकराकर ये जो अरब सागर की शाखा है वो माउंट आबू में वर्षा कर देती है। क्लियर है? गुजरात में पहले गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। इसी कारण से जो सौराष्ट्र क्षेत्र है ना वो हरा भरा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती है, लेकिन बाकी जगह सूखा पाया जाता है। सूखा प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है गुजरात। गुजरात से जब आगे बढ़ेगा तो राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की चोटी को माना जाता है। तो गुरु शिखर की चोटी पर क्या करता है? गुरु शिखर चोटी से हवा टकरा जाता है फिर, और गुरु शिखर की चोटी से टकराकर फिर वहां वर्षा कर देता है। तो सिर्फ गुरु शिखर चोटी जहां है, कहां है? माउंट आबू में है। तो सिर्फ माउंट आबू में ही वर्षा करता है, लेकिन अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करता है। अरावली पर्वत पर जो चोटी स्थित है गुरु शिखर माउंट आबू में, वहां वर्षा करता है टकराकर, लेकिन अरावली पर्वत में वर्षा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है तो समझेंगे। ये जो अरब सागर की शाखा है ना, वो एक तो गुरु शिखर से टकराई तो गुरु शिखर वाले क्षेत्र पे वर्षा कर दिया, लेकिन अरावली पर्वत का विस्तार जहां तक है, ठीक है, वहां तक ये हवाएं अरावली पर्वत के समांतर बहने लगती हैं। मतलब ये बीच में हमारा अरावली पर्वत है, क्लियर है? गुरु शिखर से टकराकर माउंट आबू में तो वर्षा कर दिया उसने, लेकिन अरावली पर्वत जहां पर है वहां पर अरब सागर की ये शाखाएं एक ऊपर से और एक नीचे से बहने लगती है। मतलब अरावली पर्वत के समानांतर बहने लगती है। जहां तक अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है उसके समानांतर बहने लगती हैं। तो इस कारण से अरावली से उनको टकराने का मौका ही नहीं मिलता। जब उसको अरावली पर्वत से टकराने का मौका मिलता तो उससे टकराने के बाद वो वर्षा करती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरावली पर्वत से वो टकरा ही नहीं पाते हैं। अरावली के अगल बगल से उसके समानांतर ही बहने लगते हैं और बहते बहते सीधे वो हिमालय की तरफ निकल जाता है। इसी कारण से राजस्थान को सबसे सूखा प्रदेश माना जाता है, क्योंकि वहां वर्षा ही नहीं होती है। समझ आया? गुरु शिखर पर माउंट आबू में वर्षा जरूर होता है, लेकिन अरावली पर नहीं होता। अगर अरावली पर होता तो पूरे राजस्थान में पानी ही पानी होता, लेकिन अरावली पर वो टकराता ही नहीं। अरावली के समानांतर होकर वो हिमालय की तरफ निकल जाता है। इस कारण से सिर्फ राजस्थान के गुरु शिखर पर ही इससे अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। तो ये था अरब सागर, फिर आगे बढ़कर के वो सीधा हिमालय की तरफ से निकल जाता है। तो ये था दक्षिण पश्चिम मानसून का अरब सागर किस प्रकार से काम करता है वो। क्लियर? कल का जो वीडियो होगा उसमें हम बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो जलवायु वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉल करके भी आप अपना कंफर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।